ओके बच्चों, माई सेल्फ रवि कुमार जहांगीर। और आज हम CUT का फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे देख रहे हैं। तो CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें NCERT को काफ़ी फोकस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम सिलेबस के लिए देखें तो हमारे जो सिलेबस रहेगा इसमें CUT के लिए, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपके यूनिट फर्स्ट है, पहली यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका ऑलमोस्ट जो भी NCERT में हो सब कुछ यहाँ पे होगा। तो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, देयर कंजर्वेशन लॉज हो गए, कूलम्ब्स लॉ हो गया, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। इनिशियली हम जो पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद फिर यूनिवर्स एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कारण फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ये होने वाला है। फिर उसके बाद अपने पास बच्चों आ जाएगा, अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, ये आपके होगा यहाँ पे। देन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यहाँ पे। देन गाउसेस लॉ, एक थ्योरम होगी जो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। काफ़ी क्वेश्चन जो होंगे जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चले जाएंगे, तो उसमें आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ना करके आप एक गाउसेस थ्योरम की हेल्प से काफ़ी इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देन एप्लीकेशन होंगे, फील्ड, कोई भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा किसी पॉइंट पे। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किसी लाइन पे चार्ज डाल दिया तो इसके कारण ये पे, ठीक है, ये जैसे चार्ज हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके कारण। अगर किसी शीट पे अपन ने डाल दिया, इससे कोई शीट है तो इस पे चार्ज अगर है तो इसके कारण यहाँ पे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हम यहाँ पे निकालेंगे। किसी वॉल्यूम में डाल दिया, वॉल्यूम मतलब स्फीयर भी हो सकता है, इसमें चार्ज है और इसके कारण इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो इतना आसान नहीं है वो भी आप इजीली इस थ्योरम से यहाँ पर कर पाएंगे। उसके बाद बच्चों इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिफॉर्म लॉन्ग, वो जो अपन डिस्कस कर रहे थे, यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनिटी, प्लेन शीट होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल होगा। थिन स्फेरिकल शेल मतलब सॉलिड नहीं है और आउटर सरफेस पे उसमें चार्ज होगा, उसके हम डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारे चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, चार्ज को लेके आते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना वहाँ पे होगा। फिर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर किसी पॉइंट पे कोई पोटेंशियल है तो 2 पॉइंट्स के बीच में A और B, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VA और VB माइनस में है ना, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज होगा, डाइपोल सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इससे बच्चों काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कुछ भी नहीं है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, बहुत क्लोज जब रखे होते हैं तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके कारण किसी, इसके एक्सिस पे फील्ड, इसके है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे फील्ड क्या होगा ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कंडक्टर होगा, इंसुलेटर, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की जाए, कंडक्टर में क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है इनके अंदर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्री चार्ज देखेंगे, बाउंड चार्ज देखेंगे साइड कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसे अपन चार्ज स्टोर करते हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी होगी, राइट। और कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी, जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 10th के अंदर रेसिस्टर में आपने कॉम्बिनेशन पढ़े थे, सीरीज पैरेलल, बच्चों वैसे ही अपन किस में पढ़ेंगे, कैपेसिटर के अंदर पढ़ेंगे कि सीरीज पैरेलल करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, ठीक है। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम डिस्कस करें। विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, उसमें अगर कोई मीडियम आप इंट्रोड्यूस करते हो और एक बार इंट्रोड्यूस जब नहीं करते हो तो बेसिक डिफरेंस क्या आता है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा। बिटवीन द प्लेट्स एंड एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, यहाँ पर हम लोग ये और एक वेन डायग्राम जनरेट, ठीक है बच्चों। तो ये यूनिट 1 होगी,
इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा। आफ्टर दिस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज आपने क्लास 10th में भी इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा इन डेप्थ बात करेंगे यहाँ पे, लाइक इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटेलिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल नेचर पे, मतलब किसी मटेरियल में करंट फ्लो होता है तो उसके लिए क्या रीजन होता है, ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो समथिंग लाइक मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन मोबिलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टर्म है यूनिक सा, देयर रिलेशन विद द इलेक्ट्रिक करंट, इनका आपस में इलेक्ट्रिक करंट से क्या रिलेशन है, एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस वही है जो आप पढ़ते थे, राइट, सीरीज पैरेलल वाला। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस क्या होगा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट, ये है वी और आई, पोटेंशियल और करंट में जो ग्राफ बनाएंगे तो कैसे कैसे डील करता है, ओमिक रेसिस्टेंस क्या होता है, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस क्या होता है, ऐसी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लाइक इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग डिस्कस करेंगे, पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपस में। कार्बन रेसिस्टर, यहाँ पे ये भी हम पढ़ेंगे, आपने देखा होगा ऐसे रेसिस्टर्स आते हैं बिल्कुल गेहूं के जैसे, राइट, और उसमें अलग अलग कलर के यहाँ पे कोडिंग होती है, इसको कार्बन कोडिंग बोलते हैं। तो इस कार्बन रेसिस्टर की जो कोडिंग है उसके अकॉर्डिंग उसका कितना रेसिस्टेंस होगा, है ना, लाइक 10 ओम होगा या फिर 10.2 10⁻²² ओम होगा, ऐसे हम लोग निकालते हैं। वही फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टर, रेसिस्टर में किसी मटेरियल में अगर टेम्परेचर को वेरी किया जाता है तो रेसिस्टेंस में कैसे वेरिएशन आता है, वो हम यहाँ पे इस वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, राइट। देन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, ये इससे पहले नहीं पढ़ा गया था आपने 10th में, ये भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कोई भी सेल है तो उसमें भी खुद में कुछ रेसिस्टेंस होता है, तो कैसे डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस, फिर यहाँ पे एक टर्म आएगा, वही चीज ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट दिस इज नॉट अ फोर्स, दिस इज ए पोटेंशियल, राइट। इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अब हम देखोगे बड़ी सारी पहले के टाइम में बैटरी जिसमें 1 2 3 सेल लगाते थे फिर वो चलती थी, राइट, ऐसे सेल, तो उसमें क्या होता है, सेल का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको अपन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोलते हैं। सीरीज में लगाते हैं, कभी पैरेलल में लगाते हैं, फिर उनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, है ना, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वही सीरीज पैरेलल में देखेंगे। फिर किरचॉफ्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल एप्लीकेशन होगी किरचॉफ्स लॉ की, किसी भी सर्किट को कैसे सोल्व किया जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये कॉन्सेप्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन आते हैं, ये आपके इसमें प्रैक्टिकल का पार्ट भी रह जाता है। पोटेंशियोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, पोटेंशियोमीटर पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके एप्लीकेशन होते हैं बच्चों पोटेंशियोमीटर के, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकते हो फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कोई दो सेल आपको अगर दे दिए हैं, इसका ईएमएफ है ना वही पोटेंशियल, और इसका अगर E2 है तो इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, हम ये भी इससे जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, कोई भी सेल है, अभी तक हम सेल को ऐसे बनाते थे, लेकिन अब उसमें कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है, इस स्मॉल आर को ही अपन इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो, है ना, इसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से आपकी यूनिट सेकेंड कंप्लीट होती है। देन हम आते हैं यूनिट नंबर 3 पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। बच्चों देखो, करंट के दो इफेक्ट होते हैं अपने कोर्स में, एक तो हीटिंग इफेक्ट और एक मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट अपन ने डिस्कस किया है सिर्फ जस्ट पहले वाले में, राइट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अगर किसी वायर में अगर करंट फ्लो होता है, यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक कंपास को रखते हो तो उसमें डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होता है, दैट मीन्स कि इस करंट फ्लो के कारण यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई हुआ है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बनता है। So that's why this chapter is known as magnetic effect of what, किसका मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट। और फिर हम पढ़ेंगे बच्चों, कोई भी मटेरियल है वो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब ये मटेरियलिस्टिक लेवल पे जाके आप किसी मटेरियल को डिस्कस करोगे, ठीक है।
कि इसमें मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, किन टाइप का हो सकता है, किसी फील्ड में रखोगे इस मटेरियल को कैसे रिएक्ट करेगा, मैग्नेटाइज होगा कि नहीं होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, बहुत सारी चीज़ें, राइट। अब इसमें देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिस्कस करें, ओरस्टेड लॉ, इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, राइट। बायो-सावर्त लॉ हम डिस्कस करेंगे, इट्स एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एप्लीकेशन पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। एम्पियर्स लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है बट बहुत काम की चीज़ है, इसके भी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये आपके बच्चों वैसे ही काम करेगा, वैसे हेल्प करेगा जैसे गाउस लॉ आपकी हेल्प करता था, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद बायो-सावर्त लॉ आप यूज करोगे, लेकिन ये जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर स्ट्रक्चर भी होगा, सीधा वायर हुआ ना, बड़े बड़े वायर के लिए भी आप इसमें इजीली मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। इट्स एप्लीकेशन अनडाउटेडली बहुत अच्छे एप्लीकेशन है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए आप स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, स्ट्रेट एंड टोरॉइड उसके लिए भी आप जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो बच्चों। इसमें जो सोलेनोइड है वो ऐसे है, राइट, तो इसके लिए भी आप जो है मैग्नेटिक फील्ड इजीली इसके अंदर निकाल सकते हो। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो सीधा मूव नहीं करेगा, इस पे मैग्नेटिक फील्ड में अंदर अगर ये चल रहा है तो ये डिफ्लेक्ट होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट। तो ये हम डिस्कस करेंगे किधर होगा, कैसे होगा, वो फोर्स क्या होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें, राइट। फिर बच्चों साइक्लोन पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग, राइट। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, एक वायर ऐसे है एक वायर ऐसे, इनमें करंट अगर फ्लो करता है तो इनमें किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, अटैक करेगा, रिपेल करेगा, क्या होगा क्या नहीं, वो डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ और टॉर्क अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। किसी लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया करंट कैरिंग लूप को तो वो घूमने लगता है, आपके घर पे पानी भरने वाली जो मोटर है वो इस पे काम करती है, राइट। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। करंट लो इन द मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एक्चुअली आपके एमीटर और वोल्टमीटर जो है वो इसी के पार्ट है, इसी से बनाए जा सकते हैं, राइट। करंट सेंसिटिविटी एंड कंजर्वेशन कन्वर्जन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर से आप वोल्टमीटर और एमीटर बना सकते हो, कैसे बनाएंगे ये हम पूरा इसमें देखने वाले, राइट बच्चों। इसके बाद देखो यहां से करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक करंट कैरिंग जो लूप है बच्चों वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा, डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, राइट, वो सब चीजें पढ़ेंगे इसमें। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, भाई जैसे ये गोले में अगर करंट फ्लो कर रही है वैसे एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन भी तो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका भी कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, तो यस होगा, उसको अपन डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट में। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट कौन सी जो हम देखते हैं काली काली, राइट। तो उसमें क्या होता है इधर, ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ पोल साउथ पोल हम लोग जो बनाते हैं, ठीक है, तो वो मैग्नेट उसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। अब होता है तो क्या होगा, किस तरीके से होगा, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इनका काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है और यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, ओके। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, राइट। बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनोइड कैसे काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो लगभग सारा ही। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हम लोग डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब ये हो गया बच्चों, अगर आपको मैग्नेटिक एलिमेंट पता है तो किसी अर्थ, कोई भी जो अर्थ है अपनी अर्थ जो है उसके कारण किसी भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ओके। फिर अगर किसी मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो कैसा बिहेव करेगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा, डाईमैग्नेटिक होगा या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, राइट। तो आपको और क्लियरिटी यहाँ पे आएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, कभी आप देखो ना जैसे इंडस्ट्री में
हैवी मशीनरी जो आयरन की बनी होती है उसको लिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम में लेते हैं। जैसे उसको स्विच ऑन करते हैं, वो पूरा सिस्टम एक मैग्नेट की तरह काम करता है, उस मशीन को उठा के, है ना, चिपका के एक से दूसरे पॉइंट पे आप उसको छोड़ सकते हो, ले जा सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, फिर परमानेंट मैग्नेट एक होता है जिसमें एक बार मैग्नेटिक फील्ड अगर आ जाता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाता। उसकी क्या बेसिक, है ना, मॉलिक्यूल मतलब मेटेरियलिक लेवल पे उसकी क्या उसमें खूबी है ऐसी, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ओके बच्चों, इसके बाद आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये आपका यूनिट नंबर 4 होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपका जो जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो हम डिस्कस करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट अपने घर पे आती है। क्लास 10 तक आपने केवल डीसी करंट पढ़ा है जिसकी डायरेक्शन एक होती है, फिक्स होती है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में ये डायरेक्शन चेंज होती है विद द मैग्नीट्यूड एंड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो ये थोड़ा नया सा टॉपिक रहेगा बट काफी इंटरेस्टिंग, बहुत आसान है। ओके बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें आप फेराडेज लॉ पढ़ेंगे हम लोग, इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ेंगे, करंट इसमें पढ़ेंगे, लेंज लॉ क्या होता है काफी हेल्प करेगा, एडी करंट क्या होता है, एडी करंट के एप्लीकेशन क्या होते हैं, कहाँ काम आता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट, ये फिर अगला अपना नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है यहाँ से स्टार्ट, एसी वाला ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो बच्चों कुछ ऐसे है, राइट, तो इसमें पीक क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, आरएमएस वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे, है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये क्यों काम में ली गई, इसको बनाया क्यों गया, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना, जब आप एवरेज, पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल सकते हो तो, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको डिस्कस करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज, इनके ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। रिएक्टेंस, राइट, तो बच्चों जो कैपेसिटर होता है उसका जो रिएक्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं एक्स, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अपने होता है इम्पीडेंस, ठीक है, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस को हम यहाँ पे जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी टर्म बेसिकली क्या है, जब एसी सर्किट में आप रेसिस्टर भी लगाते हो, आप कैपेसिटर भी लगाते हो, आप इंडक्टर भी लगाते हो, तो इनका जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जो बन जाता है उसको अपन बोलते हैं बच्चों यहाँ पे इम्पीडेंस, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। एलसी ऑसिलेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो एलसी ऑसिलेटर क्या होता है, किस तरीके वो जो भी ट्रीटमेंट है उसको देंगे। फिर एलसीआर में अपन सीरीज सर्किट को डिस्कस करेंगे। एलसीआर मतलब जिसमें एल भी हो, इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, रेसिस्टेंस, तीनों एक ही सर्किट में आ गए तो कैसे सोल्व करें, बहुत टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है। रेजोनेंस एक सिचुएशन है जिसमें आपको मैक्सिमम अच्छा आउटपुट मिलता है। पावर इन एसी सर्किट, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। वॉटलेस करंट क्या होता है, एसी जनरेटर, तो यहां तक पहुंचना था इसलिए बहुत सारी चीजें अपने को पढ़नी पड़ी। और ट्रांसफॉर्मर तो अपने को बहुत काम की चीज है, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, इसमें आपको आउटपुट में हाई चाहिए, आउटपुट में लो चाहिए, तो क्या उसमें कॉम्बिनेशन होता है, कैसे बनाते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, राइट। नेक्स्ट बच्चों इसमें जो आता है फिर वो है यूनिट नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो आप फोन पे बात करते हो, वो जो कम्युनिकेशन आप स्टैब्लिश करते हो, बात करते हो एक से दूसरे इंसान पर तक अपनी, है ना, जो सोचते हो आप वो पहुंचाते हो, तो वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, फोन से फोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है, काफ़ी फास्ट होता है, राइट। इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन इसका होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, आई थिंक इससे पहले बात नहीं की होगी, तो इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये क्या होता है, तो बहुत अच्छे से चीज़ होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटेटिवली आइडिया ओनली, ये हम लोग देखेंगे। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो भी वेव बच्चों ऐसे आती है उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। याद करो, ट्रांसवर्स वेव एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव जो अलोंग द लेंथ चलती है ना, ये ऐसे डेंस, ये डेंस है, ये वाला रेयर पार्ट है, तो इसको अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे, राइट, तो उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके सभी आ जाएंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज,
ठीक है, और गामा रेस ये क्या होती है, कब ये, ठीक है, इनका जनरेशन के रीजन क्या है, इनके यूजेस क्या है, हम लोग ये पढ़ेंगे, राइट। इनकी रेंज क्या होती है, वेवलेंथ की रेंज क्या होती है, फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो काफ़ी एक अच्छा आपको आइडिया मिल जाएगा लाइट के बारे में। फिर इंक्लूडिंग द एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, यूजेस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट जो है अपनी यूनिट नंबर 6, ऑप्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा एक अच्छा खासा वेटेज होता है इसका। तो इसका अच्छा पार्ट ये है कि 10th में अपन ने एलिमेंट्री लेवल पे रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अपने एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगी अपने को। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, स्टार्ट विद बेसिक होगा। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये क्या होता है, स्फेरिकल का फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, फिर इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सर्फेसेस। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन है, दिस इज रिफ्रैक्शन, और वो भी स्फेरिकल सर्फेसेस से कैसे होगा। तो रिफ्रैक्शन, जैसे मैंने ग्लास पहना हुआ है, ठीक है, ये लेंसेज हैं, तो इन लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता है, लाइट उधर से इधर की तरफ, पीछे की तरफ आती है आई की तरफ, तो मतलब ये लेंसेज है। तो लेंस के लिए कब किसको कौन सा लेंस, ये कैसा है ना, इमेज कैसी बनेगी, रियल वर्चुअल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, ये बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। थिन लेंस फॉर्मूला याद करो, थिन लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये देखो 1/v माइनस 1/u, 10th में किया होगा इस पे काफी काम, और अगर इसमें प्लस कर देते तो मिरर फॉर्मूला वो बन जाता। लेंस मेकर फॉर्मूला, तो लेंस बनाने वाला जो है वो किस फॉर्मूला को यूज करके लेंस बनाते, इसलिए लेंस मेकर फॉर्मूला बोल देते, ये भी काफी, ठीक है, वहीं से अपन डेराइव करेंगे। मैग्निफिकेशन ये अपन डिस्कस करेंगे, पावर ऑफ लेंस आपने देखा होगा, -2D बोलता है कोई, -1.5D बोलता है कोई, +1.2D बोलता है। तो D जो है एक्चुअली लेंस की जो पावर होती है उसका यूनिट होता है। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, बहुत सारे लेंसेज, कभी आपने देखा होगा चश्मा चेंज करवाने या कभी आई टेस्ट करवाने जाते हो तो लोहे का एक चश्मा पहना देता है तुमको, फिर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बहुत सारे कॉम्बिनेशन लगा के पूछता है दिखा कि नहीं, दिखा कि नहीं, फिर आप बोलते हो दिखा, फिर रुक जाता है वो, फिर जाते हैं हाँ भाई तुम्हारे नंबर इतने हैं। ठीक है, तो वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज में हम लोग यहाँ पे देखने वाले, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड द मिरर, इसमें मिरर भी आ सकता है, दोनों मिक्स आ गया, लेंस आ गया, मिरर आ गया, अब बताओ कितना होगा, तो वो अपन यहाँ पे देखेंगे। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है, डिस्पर्शन मतलब फैलना, प्रिज्म अपन जानते हैं बच्चों ऐसा कुछ होता है, इसमें लाइट आती है और फिर ऐसे चली जाती है, तो क्यों जाती है, कितना डेविएशन इसमें होता है, ये हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे इसमें। स्केटरिंग ऑफ लाइट, बिखरना लाइट का, छोटे पार्टिकल से अगर आके वो बिखर जाती है उसको स्केटरिंग बोलते हैं, और स्केटरिंग जो है वो अपनी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जिसकी वेवलेंथ कम उसके लिए स्केटिंग ज़्यादा, फैलना ज़्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्केटिंग क्या होगी, कम होगी। इसीलिए जितने भी खतरे के निशान होते हैं वो रेड लाइट के बनाए जाते हैं, रेड कलर में बनाए जाते हैं, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ बच्चों ज़्यादा होती है और उसकी स्केटिंग वो फैलता कम है, एक जगह दिखागा आपको क्लियर, इसलिए वो काम में लेते। खैर ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस होगी। ठीक है, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, सनसेट के बारे में हम लोग बात करेंगे क्या होता है। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ जाते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, ह्यूमन आई भी, ये क्या होती है, किस तरीके से काम करती है ना, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, तो किसी की आंख अगर कमज़ोर है तो उसको कौन सा लेंस लगाएंगे, कब उसका ठीक काम करने लगेगा, है ना, तो किसके लिए करेक्टिंग लेंस कौन सा होगा, कहने का सेंस। इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है भाई, अकोमोडेशन, तो अपनी आई में अकोमोडेशन पावर होती है। ठीक है, जैसे आप लाइट से अंदर में जाते हो तो एक बार तो आपको दिखना कम हो जाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको वापस एक नॉर्मल सा विजन आने लगता है, तो आई अपने आप को अकोमोडेट करती है, उसको अकोमोडेशन बोलते हैं। तो ये लोग हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। करेक्शन ऑफ आई, आई का करेक्शन नहीं है इसमें, आई को ठीक नहीं करेंगे अपन, लेकिन आई से आपको दिख जाए चीजें, इसके लिए कौन सा लेंस हम यूज करेंगे उसको लिए बोल रहे हैं अपन, करेक्शन ऑफ द आई डिटेक्ट। ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो कौन सा लेंस उसके लिए यूज लें ये हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। इसमें होगा फिर अपने माइक्रोस्कोप, छोटी बहुत छोटी
चीज को बड़ा देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज में लेते हैं। तो माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टेलीस्कोप मतलब दूर की चीज को अच्छा देखने के लिए, ठीक है। फिर इसमें काफी सारी चीजें हैं अभी, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है अपन बहुत बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए इसको काम में लेते हैं। ये दो टाइप के होते हैं बच्चों, रिफ्लेक्टिंग भी हो सकते हैं और रिफ्रैक्टिंग भी हो सकता है। मतलब आप मिरर भी काम में ले सकते हो या इसमें लेंस भी काम में ले सकते हो। तो कौन सा बेटर होता है वो अपन बात करेंगे यहाँ पे। देयर मैग्निफिकेशन पावर, नहीं मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, क्या फॉर्मूला होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वेव ऑप्टिक्स यहाँ पे फिर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे रे थी, अब यहाँ पे पूरी वेव के बारे में हम बात करेंगे। तो वेव फ्रंट क्या होता है, हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन, ये हम रिफ्लेक्शन वेव के लिए भी प्रूफ करेंगे। तो रिफ्लेक्शन बच्चों सबको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, राइट। तो ये हम वेव के लिए भी प्रूफ करेंगे। तो वेव पूरी बिल्कुल इस तरीके से आती है। और रे कैसे आती है, ये एक, तो ये तो रे हो गई, और आप ऐसे मान लो कि ये अपने लिए वेव होगी। अभी एक जनरल आइडिया के लिए, बाकी तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट प्लेन सरफेस यूजिंग द वेव फ्रंट। तो हम ये दोनों डेराइव करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों को पता होगा रिफ्रैक्शन के लिए होता है ना ये μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। ये हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली, बिल्कुल ये वेव में भी ये चीज वैलिड है। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग द हाइजीन प्रिंसिपल, वो जो हम बात कर रहे थे अभी। इंटरफ्रेंस फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक वेव दूसरे वेव से मिलती है तो इंटरफ्रेंस बनाती है। तो किसी पॉइंट पे बहुत है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तीव्रता जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे बहुत कम हो जाती है, तो इसको इंटरफ्रेंस पैटर्न हम लोग बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला आएगा, उसके बेसिस पे अपन काम करेंगे। यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चन आते हैं इससे बच्चों। एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ, डायरेक्ट अपने को याद रखना है, फ्रिंज विड्थ जो स्पॉट बनता है उसकी साइज क्या है, ऐसे आप समझ सकते हो। कोहेरेंट सोर्सेस एंड सस्टेन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अच्छा खासा पैटर्न इसमें है, इसमें 2 चैप्टर हो जाते हैं एनसीईआरटी, राइट। इसके बाद बच्चों अपने पास जो नेक्स्ट यूनिट है वो ऑप्टिक्स का रिमेनिंग पार्ट है, डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब डिफ्रैक्शन एक टॉपिक है यहाँ पे। डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, तो बहुत पतली से गैप के अंदर अगर आप कोई लाइट भेजते हो ऐसे, तो ऐसे डिफ्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। उसको अपन डिफ्रैक्शन पर बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है ना, ये इस किसी स्क्रीन पे अगर इनका जो पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न को हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे, ठीक है। ये विड्थ क्या होगी, किस तरीके से होगी, वो सब चीजें होंगी। रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजोल्विंग मतलब 2 चीज अगर बहुत पास पास है तो क्या आप उनको किसी डिवाइस से देख पा रहे हो कि उनके बीच में वो जुड़े हुए नहीं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको बोलते हैं रिजोल्विंग पावर। तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होगा यहाँ पे बच्चों। पोलराइजेशन, अच्छे अच्छे टॉपिक है। प्लेन पोलराइजेशन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ब्रेविस्टर्स लॉ, ठीक है, एक लॉ है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ प्लेन पोलराइजेशन लाइट एंड पोलराइड्स। तो इस तरीके से आपका ये वाला यूनिट क्या होगा, कंप्लीट होगा। फिर बच्चों नेक्स्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें देखो क्या पढ़ोगे आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर कोई मेटेलिक सरफेस है उस पे अगर सनलाइट आती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को किसी भी सरफेस से निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो रिक्वायरमेंट अगर इस इंसिडेंट फोटोन या लाइट से फुलफिल होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आप बोल सकते हो। तो फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, हर्ट्ज लेनार्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था, वो क्या होगा, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसने बोला था कि जो भी एनर्जी आ रही है वो कुछ तो भाई वर्क फंक्शन में चली जाएगी। वर्क फंक्शन मतलब जितनी मिनिमम एनर्जी उसको निकलने के लिए चाहिए, उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा बचेगी तो इस इलेक्ट्रॉन में एज ए काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। ये था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें पार्टिकल नेचर हुआ है, यहाँ पे लाइट को बच्चों एक फोटोन के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक पार्टिकल है बंडल,
ठीक है, एनर्जी का। जैसे अपन होली के टाइम में वो गुब्बारे बनाते हैं ना, जिसमें वो डाल के कलर और फेंकते हैं, फिर वो फूट जाता है। सेम वैसा ही कुछ यहाँ पे पार्टिकल आ रहा है एक तरीके से, फोटोन। तो कैसे काम, तो लाइट का पार्टिकल नेचर बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें। फिर बच्चों मैटर वेव आ जाता है, मैटर नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगली वेवलेंथ एक फॉर्मूला होता है, उसको डिस्कस करेंगे। जर्मन, ठीक है, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिले शुड बी ओमिटेड, ओनली द कंक्लूजन शुड बी एक्सप्लेन। देखो बच्चों, जो वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल डी ब्रोगली, इसने ये बोला था कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई। अब इसको देखो, ये अपने आप ने ड्यूअल नेचर को शो कर रही है। लैम्बडा वेवलेंथ ऑफ लाइट है पी, और पी मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम किसके लिए डिफाइन किया जाता है, पार्टिकल के लिए। तो पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। ये क्या होती है ना, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, न्यूट्रॉन की क्या होगी, कब क्या होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी उनके पास है तो क्या निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट बन जाता है पार्ट। फिर बच्चों अपनों को न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आता है यूनिट नंबर 8, एटम्स एंड न्यूक्लियस। अब इसमें हम देखें तो अल्फा पार्टिकल की हम लोग बात करेंगे, अल्फा पार्टिकल स्केटिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो उसने एटम पे अल्फा पार्टिकल को फेंक फेंक के देखा, तो कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ है ना डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे अपने डायरेक्शन चेंज कर ली कि इन्होंने, और एक जो बिल्कुल जाके सीधा आ गया। इसका मतलब इसके सामने कुछ ना कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ था जिसने इसको रोका। तो वो रोका क्या है, न्यूक्लियस। इसका मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली होता है। तो इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, अल्फा पार्टिकल स्केटिंग, इसके क्या क्या रिजल्ट थे, ऑब्जर्वेशन क्या थी। फिर बच्चों बोर मॉडल आएगा, एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना, एनर्जी लेवल के हम लोग बात करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। फिर कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस हम लोग बात करेंगे कि न्यूक्लियस की साइज किस पे डिपेंड करती, क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है ना, आइसोटोप्स, आइसोबार, ये क्या होता है, इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है। और ऐसे ही आइसोटॉन्स, जिनमें दो न्यूक्लियस जिनमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको बोलते हैं ना आइसोटोप, जिनमें प्रोटॉन। ऐसे रेडियो एक्टिविटी हम लोग बात करेंगे, तो रेडियो एक्टिविटी में अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। ये पार्टिकल इमिशन जब होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो क्या होती है, तो उसमें न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। उसका फिर मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर प्रॉपर्टी, रेडियो एक्टिविटी, डीके हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। आपने सुना होगा ये इक्वेशन या देखी समझी होगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी, इसके बारे में डिटेल स्टडीज में करने वाले हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो कोई भी न्यूक्लियस जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसकी स्टेबिलिटी किससे बता सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये एक पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेरिएशन विद द मास नंबर, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ये भी हम लोग यहाँ पे इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट इसमें आ जाता है। फिर बच्चों जो इसमें लास्ट बनता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, 9th यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैंड क्या होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एनर्जी बैंड, सॉलिड, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और सेमीकंडक्टर, तीनों में डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड, डायोड सुना होगा आपने, है ना, फोटो डायोड, ठीक है। और तो आजकल जो भी एलईडीज है उनमें डायोड ही यूज लेते हैं, तो किस तरीके से काम करता है, कौन सा डायोड यूज लेते हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये इसका डायग्राम एक डायोड का है, तो इसका आई वी ग्राफ जो है, ठीक है, आई और वी ग्राफ वो कैसे बनता है, सीधा नहीं बनता ओमिक के जैसे, कुछ ऐसा वैसा बनता है, नॉन ओमिक इसको बोलते हैं। तो इसके बारे में लोग बात करेंगे, ये नई चर्चा अपनी यहाँ पे छिड़ जाएगी यहाँ पर। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में पढ़ेंगे डायोड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब क्या है कि एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे, जो ऐसा है सिस्टम उसको हम चेंज करेंगे किसी कन्वर्ट के थ्रू, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी। तो इसको अपन बोलते हैं बच्चों रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ठीक है। ये अपन डिस्कस करेंगे। आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। फिर अपन फोटो डायोड की बात करेंगे। कभी देखा होगा आपने, आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो गेट के सामने जब खड़े होते हैं तो गेट खुल जाता है, तो दिखने में कोई नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी वो खुल जाता है, तो वो फोटो सेंसिटिव
डिवाइसेज है जो लाइट को सेंस करके ऑपरेट करती है। सोलर सेल के बारे में सब लोग जानते होंगे, सन से जो लाइट आती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो काम आती है सोलर सेल, तो काफ़ी काम की चीज़ें हैं। ठीक है। और जीनर डायोड, इसको एज ए, ठीक है, वोल्टेज स्टेबलाइजर इसको यूज लिया जाता है। तो कैसे काम करता है हम लोग पढ़ेंगे। जीनर डायोड एज ए वोल्टेज, हाँ ये लिखा हुआ भी है, रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। फिर बच्चों ट्रांजिस्टर्स की हम लोग बात करें। ठीक है, ट्रांजिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिस्टर एक्शन क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, सुना होगा आपने एम्पलीफायर, तो गाना सुनते हो एम्पलीफायर, आवाज़ बढ़ जाती है, तो ये कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पढ़ेंगे, ऑसिलेटर्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, और एंड नोट एंड नैंड एंड नोर गेट, तो ये ट्रांजिस्टर इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट जो ट्रांजिस्टर को हम लोग पढ़ेंगे एज ए स्विच, तो स्विच की तरह कैसे काम करता है, काफ़ी फास्ट काम करता है। ऐसे नहीं कि हम लोग करते हैं तो 1 मिनट 1 सेकंड में आप कितनी बार ऑन ऑफ कर सकते हो, 10 मान लो, 20 मान लो, ये बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस चाहिए इसको आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तब तो ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच भी हम लोग काम में लेते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और यहाँ से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा है जिसको पढ़ते वक्त आपको अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आने वाली है, ये वो वाला पार्ट है। फिर बच्चों इसके बाद जो लास्ट है यूनिट 10, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम जो बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे टावर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, किस टाइप का अपन कम्युनिकेशन के लिए वेव भेजते हैं, उनके नेमिंग क्या होती है, उनकी रेंज क्या होती है, क्या उनको अपन हाई, जैसे मान लो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, जैसे अपन मैं कुछ कागज़ फेंकूँ ऐसे गोल करके, तो थोड़ी दूर तक ही फेंक पाऊंगा, इधर उधर कहीं से आसपास ही गिर जाएगा, है ना, वो सिग्नल हो गया कागज, उसमें कोई मैसेज है मान लो मेरे को भेजना है, तो मैंने ऐसे गोल करके फेंका। लेकिन अगर मेरे को बहुत दूर फेंकना है तो मेरे को उसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब एनर्जी हम लोग नहीं सुनते, बेसिक क्या हो गया, उसी को चीज़ को पत्थर पे लपेट दो और फिर फेंको, शायद काफ़ी दूर तक जाएगा। पहले यहाँ तक ही जा पा रहा था, अब वो काफ़ी दूर तक जाएगा, तो रेंज इसकी बढ़ेगी। इसको बोलते हैं बच्चों मॉड्यूलेशन टेक्निक, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, राइट। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम, मतलब कैसे सिस्टम काम करता है सैटेलाइट से, ठीक है, फिर उसके बाद टावर पे आएगा, टावर से वो कैसे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर कम्युनिकेशन कैसे कर पाएगा, तो पूरा एक सेटअप उसके बारे में बात करेंगे। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स, स्पीच की क्या बैंडविड्थ होती है ना, किस वेवलेंथ का होता है, रेंज, वो सब बात करेंगे। टीवी सिग्नल, डिजिटल डाटा, बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम, तो इनकी भी मीडियम की जो है ना, जो बैंडविड्थ है वो अलग अलग हो सकती है। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द एटमोस्फियर, फिर अपने स्काई स्पेस वेव प्रोपोगेशन पढ़ेंगे। एक ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन भी होगी जो ग्राउंड से ग्राउंड चलती है, फिर स्काई, फिर हम लोग स्पेस में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, स्काई में जैसे मान लो ये आयोनोस्फेयर है, यहाँ से आपने सिग्नल भेजा, बहुत दूर भेजना, ये मान लो अर्थ है, आपने बहुत बड़ा अर्थ है, यहाँ से फेंका तो यहाँ पे जाके आप यहाँ पे इजीली आप ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप भेज नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्ट करा के आप इसको यहाँ पर भेज सकते हो, तो स्काई वेव प्रोपोगेशन ये हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें अपन पढ़ेंगे। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, वही पत्थर पे क्यों बांधा, क्योंकि ज़्यादा रेंज बढ़ानी थी, तो ये पढ़ते हैं अपन। प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, तो ये तो जनरल वेव आ गई, और यहाँ पे जो वेव और सिग्नल आएगा उसको बोलते हैं बच्चों मॉड्यूलेटेड। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना किस टाइप का मॉड्यूलेशन है, कैसे है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और हम कोशिश करेंगे इस यूटी के जो जिस तरीके का उन्होंने बना रखा है, ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने एनसीईआरटी को फोकस में ला रखा है, तो सेम वैसा ही हम लोग इसमें काम करेंगे। और बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, और सिलेक्शन के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी सब आपको टाइम टू टाइम किस तरीके से आपको करना है, स्मार्ट वर्क आपको करते करके सिलेक्शन यहाँ पे पाना है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा पूरा कोर्स का एक एनालिसिस आपके सामने रखा है, ठीक है, क्लास 12th का। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट।